हेलो दोस्तों, स्टूडेंटों में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का बड़ा भाई टोनी शर्मा। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो आप लोगों को बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के या ऑप्शन नंबर डी में है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट की आत्मकथा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो आप लोग बताना है कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी में है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी में है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर डी में अंधेर नगरी। तो आप लोग को बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी इसका करेक्ट है, अंधेर नगरी। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। वहीं पे बात करें अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, लेकिन अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो आप लोग को बताना है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर बी में है बोधा, ऑप्शन नंबर सी में है भिखारी दास, ऑप्शन नंबर डी में है घनानंद। तो आप लोग को बताना है कि इसमें रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है, भिखारी दास हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं पद्मावरण के रचयिता कौन है। तो आप लोग बताना है कि जो पद्मावरण है उसके रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सेनापति, ऑप्शन नंबर बी में है केशव, ऑप्शन नंबर सी में है पद्माकर, ऑप्शन नंबर डी में है भूषण। तो आप लोग बताना पद्मावरण के रचयिता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पद्माकर, जो कि पद्मावरण की रचयिता हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों की, जो पद्मावरण हो वो पद्माकर जी का काव्य है। जो पद्मावरण है वो पद्माकर जी का क्या है, काव्य है। तो इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो आप लोग को बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है कनुप्रिया, ऑप्शन नंबर बी में है सुनहरे सहवाग, ऑप्शन नंबर डी में है ठंडा लुहा, ऑप्शन नंबर डी में है राम की शक्ति पूजा। तो बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तो कौन सा है इसमें। चलिए इसका राइट आंसर होता है डी, राम की शक्ति पूजा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है। प्रयोगवादी कवि हैं। तो आप लोग बताना है कि प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आप लोगों को भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है केदारनाथ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें बताना है प्रयोगवादी कवि कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, भारत भूषण अग्रवाल। प्रयोगवादी कवि कौन है, भारत भूषण अग्रवाल जी प्रयोगवादी के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है पर आंगन के पार द्वार के रचयिता है। तो आप लोग को बताना है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है गिरिजा कुमार माथुर। तो आप लोग बताना है आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अज्ञे जी। तो एक क्वेश्चन और है आप लोगों से कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, ये हमें कमेंट में बताइएगा। और इस पे भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए इस पे भी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो इसका कमेंट में हमें उत्तर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसमें बताना है आप लोगों को कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्रोध, ऑप्शन नंबर बी में दिया है शोक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है हास्य, ऑप्शन नंबर डी में दिया है भय। तो आप लोग बताना है करुण रस का जो अस्थायी भाव है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी है, शोक होता है करुण रस का अस्थायी भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कमल बंदो हरिराई। तो आप लोग बताना है चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है।
ऑप्शन नंबर ए में उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी में उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी में रूपक अलंकार या ऑप्शन नंबर डी में यमक अलंकार। तो आप लोग को बताना है चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रूपक अलंकार। चरण कमल बंधु हरिराय में आप लोग का रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, रोला छंद। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मैं आशा करता हूं ये आप लोगों को मालूम होगा, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 24 मात्राएं होती है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो आप लोग बताना है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अनु, ऑप्शन नंबर बी में है अपि, या ऑप्शन नंबर सी में अव, या ऑप्शन नंबर डी में है अभी। तो आप लोगों को बताना है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अभी। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग अभी होता है, नीलकमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, नीलकमल में समास है। तो आप लोग को बताना है नीलकमल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए में द्वंद्व समास है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्विगु समास है, या ऑप्शन नंबर सी में कर्म धारक समास है, या ऑप्शन नंबर डी में बहुव्रीहि समास है। तो आप लोग बताना है नीलकमल में कौन सा समास है। तो चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, नीलकमल में आप लोग का द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। तो आप लोग बताना है योगी शब्द का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है जोगी होगा, या ऑप्शन नंबर बी में है युगी होगा, या ऑप्शन नंबर सी में जोगी होगा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग बताना है योगी शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए जोगी होगा। योगी शब्द का तद्भव शब्द जोगी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो आप लोग बताना है युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो इसका जो कर ऑप्शन नंबर ए है त्व होगा, या ऑप्शन नंबर बी में त्वत होगा, या ऑप्शन नंबर सी में त्वई होगा, या ऑप्शन नंबर डी में तुभ्यम होगा। तो चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी त्वई होगा। तो युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, वो त्वई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग बताना है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में 3 भेद होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी में 4 भेद होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव के भाववाचक में प्रधानता होती है। तो आप लोगों को बताना है भाववाचक में प्रधानता किसकी होती है। ऑप्शन नंबर ए में कर्ता की होती है, या कर्म की होती है, या ऑप्शन नंबर सी में है क्रिया की होती है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाववाचक में प्रधानता जो होती है वो कर्ता की नहीं होती है, न ही कर्म की होती है, न ही क्रिया की होती है। तो इसमें तीनों नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में जो भाववाचक में प्रधानता होती है वो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविकारी शब्द है। तो आप लोग बताना है अविकारी शब्द क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है इंद्र होता है, या ऑप्शन नंबर बी में गाय होता है, या ऑप्शन नंबर सी में यथासंभव होता है, या ऑप्शन नंबर डी में आप होता है। आप लोग बताना अविकारी शब्द में उपसर्ग अविकारी शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ यथासंभव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यथासंभव। अविकारी शब्द का जो अविकारी शब्द है वो एक यथासंभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ये हम लोग का पेज खुल गया है, नया पेज। तो चलिए हम लोग वहाँ पे हम लोग 16 क्वेश्चन देखे थे, अब 16 के बाद से हम लोग देखते हैं नए क्वेश्चन को। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोग बताना हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, या ऑप्शन नंबर बी में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या ऑप्शन नंबर सी में है रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताना है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो आप लोग बताना महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जिंदगी मुस्काई, या ऑप्शन नंबर बी में है अतीत के चलचित्र, या ऑप्शन नंबर सी में है गांव की सांझ, या ऑप्शन नंबर डी में है बाजें पायलिया के घुंघरू। तो आप लोग को बताना है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है कौन सा है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी में अतीत के चलचित्र जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क के रचनाकार। आप लोग को बताना है कोणार्क के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए जगदीश माथुर जी है,
या राम कुमार वर्मा जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो आप लोग बताना है कोणार्क के रचनाकार कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जगदीश माथुर जी हैं। कोणार्क के रचनाकार आप लोग के जगदीश माथुर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो चांद पर चले, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है। चलो चांद पर चले, तो ऑप्शन नंबर ए में है धर्मवीर भारती जी हैं, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश भारती, या ऑप्शन नंबर डी में मोहन राकेश, या ऑप्शन नंबर सी में अज्ञे जी है। तो आप लोग बताना है कि चलो चांद पर चलने के रचनाकार कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अज्ञे जी। तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अज्ञे जी का जो पूरा नाम है वो है सचितानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि अज्ञे जी का पूरा नाम है जो है सचितानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि तूफानों के बीच की रचनाकार किस विधा की रचना है। तूफानों के बीच रचना किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कहानी है, या ऑप्शन नंबर बी में उपन्यास है, या ऑप्शन नंबर सी में एकांकी है, या ऑप्शन नंबर डी में रिपोर्टाज है। तो तूफानों के बीच की जो रचना है वो रिपोर्टाज विधा की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशव दास किस काल के कवि हैं। तो आप लोग को बताना है केशव दास जो है वो किस काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है आदि काल है, या ऑप्शन नंबर बी में है रीति काल के कवि हैं, या ऑप्शन नंबर डी में है भक्ति काल के कवि हैं, या ऑप्शन नंबर डी में आधुनिक काल के कवि हैं। तो आप लोग को बताना है कि केशव दास जो हैं वो किस काल के कवि हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, केशव दास जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। तो आप लोग बताना है भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या ऑप्शन नंबर बी में भारतेंदु जी है, या ऑप्शन नंबर सी में है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी में सूरदास। तो भारत भारती के रचनाकार, चलिए मैं इसे करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। भारत भारती की रचनाकार जो है ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतेंदु युग की समयावधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बताता है भारतेंदु युग का जो टाइम था वो कब से कब तक था। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1900 से 1928 ईस्वी तक, या ऑप्शन नंबर बी में 1868 से 1900 ईस्वी तक, या ऑप्शन नंबर सी में है 1919 से 1936 ईस्वी तक, या ऑप्शन नंबर डी में 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। तो मैं बता दूं आप लोग को, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट है। भारतेंदु युग का जो टाइम था वो 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग का जो टाइम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। तो आप लोग को बताना है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी इसमें से नहीं है। ग्राम्य नहीं है, या स्वर्ण धूली नहीं है, या सी कामयानी नहीं, कामायनी नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी युगांत नहीं है। तो आप लोग बताना है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी नहीं है। तो चलिए मैं इसे करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो युगांत है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो बताना है आप लोग को रीतिमुक्त काव्यधारा के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो बताना है आप लोग को रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन से है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए बिहारी लाल है, या ऑप्शन नंबर बी में है पद्माकर जी हैं, या ऑप्शन नंबर सी में केशव दास जी हैं, या ऑप्शन नंबर डी में घनानंद है। तो आप लोग बताना रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन है। तो चलिए मैं इसे करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो करेक्ट है, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि पद्माकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है हाँ रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है आप लोग बताना है। तो इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन नंबर ए वीर रस है, या ऑप्शन नंबर बी जो है हास्य रस है, या ऑप्शन नंबर सी करुण रस है, या ऑप्शन नंबर डी जो है रौद्र रस है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करुण रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यों अखिनो सब देखिए आंख न देखी जाए, ज्यों अखिनो सब देखिए आंख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में इसमें भी कौन सा अलंकार आप लोग बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी में रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी में श्लेष अलंकार है, या ऑप्शन नंबर डी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो चलिए मैं इससे करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार है। इसमें क्या है, रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप लोग बताना है सोरठा छंद के पहले एवं तीसरी चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है
13 और 11 मात्राएं होती हैं, या ऑप्शन नंबर बी में है 11 और 13 मात्राएं होती हैं, या ऑप्शन नंबर सी में है 11 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताना है सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है जो इसका करेक्ट आंसर है। 11 मात्राएं होती है सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी 11 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो आप लोग को बताना है सुगम जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है। तो सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आप लोग बताना सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सु है, या ऑप्शन नंबर बी में है स है, या ऑप्शन नंबर सी में सुग है, या ऑप्शन नंबर डी में गम है। तो आप लोग बताना सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवरत्न में समास है, तो आप लोग बताना नवरत्न में कौन सा समास है। कर्मधारक समास है, या द्विगु समास है, या तत्पुरुष समास है, या ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास है। तो नवरत्न में मैं बता दूं द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप लोग बताना है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भू नहीं है, या ऑप्शन नंबर बी धरा नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी वसुधा नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी प्रसून नहीं है। तो बताना है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है प्रसून। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द प्रसून नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो आप लोग बताना त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विभक्ति एक वचन, या ऑप्शन नंबर बी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या ऑप्शन नंबर सी छठी विभक्ति बहुवचन, या ऑप्शन नंबर डी तृतीय विभक्ति एक वचन। तो बताना है करेक्ट आंसर। चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। त्वाम शब्द में विभक्ति जो है छठी विभक्ति है, और वचन जो है आपका बहुवचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो बताना है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 2 भेद होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी 5 भेद होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्तृत्ववाच्य में प्रधानता होती है, तो आप लोग बताना है कर्तृत्ववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर कर्तृत्ववाच्य में किसकी प्रधानता होती है आप लोग बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक क्रिया की प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर बी विशेषण की प्रधानता होती है, या ऑप्शन नंबर सी कर्ता की प्रधानता होती है, या ऑप्शन नंबर डी कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृत्ववाच्य में मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृत्ववाच्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनकी अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, तो आप लोग बताना है जिनकी अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकारी पद कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है अविकारी पद कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय पद कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अव्यय पद कहलाते हैं। तो आप लोग बताना है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विकारी पद कहलाते हैं। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे विकारी पद कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, तो आप लोग बताना वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या ऑप्शन नंबर बी में महादेवी वर्मा जी हैं, या ऑप्शन नंबर सी में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, और ऑप्शन नंबर डी में सिया राम शरण गुप्त जी हैं। तो आप लोग बताना है वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। तो चलिए मैं इसे करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त जी, वैदेही वनवास के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगवाद के कवि हैं, तो आप लोग बताना है प्रयोगवाद के कवि कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भूषण जी हैं, या ऑप्शन नंबर बी में है अज्ञेय जी हैं, या ऑप्शन नंबर सी में सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ऑप्शन नंबर डी में महादेवी वर्मा जी हैं। तो आप लोग प्रयोगवाद के कवि हैं, तो आप लोग बताना है कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, अज्ञेय जी है प्रयोगवाद के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है भाव विलास के रचनाकार हैं, तो आप लोग बताना भाव विलास के रचनाकार कौन है। देव जी हैं, या बिहारी जी हैं, या चिंतामणि है, या मतीराम जी हैं। तो आप लोग बताना भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट है, देव जी हैं। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन और है कि देव का पूरा नाम तो कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्रसाल दशक किनकी रचना है, तो आप लोग बताना छत्रसाल दशक जो है वो किनकी रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भूषण जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कला और बूढ़ा चांद्र
के रचनाकार हैं, तो आप लोग बताना कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर बी गिरजा कुमार माथुर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आप लोग बताना कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। तो चलिए मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो आप लोग बताना नीड़ का निर्माण जो है वो फिर किस विधा की रचना है। तो इसका जो ए है जीवनी है, या ऑप्शन नंबर बी है आत्मकथा है, या ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर डी एकांकी है। तो आप लोग बताना नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, वो एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग के लेखक हैं। तो आप लोग बताना शुक्ल युग के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी अमृत राय, ऑप्शन नंबर सी में श्याम सुंदर दास, या ऑप्शन नंबर डी कमलेश्वर। तो आप लोग बताना शुक्ल युग के लेखक कौन है। तो मैं इसका बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी है श्याम सुंदर दास। शुक्ल युग के जो लेखक हैं वो एक श्याम सुंदर दास होने वाले हैं। तो चलिए गाइस, इतना मेरा 50 क्वेश्चन खत्म होता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, कि जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।